हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अभी आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्लासेस में। अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है, एक एक करके जो भी टॉपिक्स है अप्रैल मंथ के, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आया समझ आपको? तो उसी सीरीज में एक और यहाँ पे हम वीडियो लेकर आ गए हैं, जिस क्लास में आज हम दो टॉपिक को खत्म कर देंगे। एक हमारा होगा गुजरात ने यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर रखा है वो, और दूसरा क्या होगा हमारा टॉपिक, महानदी जो रिवर है उस पर डिस्प्यूट हो रखा है दो स्टेट्स के बीच में, उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब इन दो टॉपिक को हम कवर कैसे करते हैं यहाँ पे, तो जो दोनों टॉपिक है ये, इसके स्टैटिक पोर्शन को भी देख लेंगे, क्या इससे पहले भी ऐसे किसी स्टेट में कुछ हो रखा है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहाँ पे बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, क्या क्या इससे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हम क्या करते हैं अच्छे से कवर करते हैं, और साथ ही में जो टॉपिक हुआ रहता है उसको अच्छे से समझते हैं। आया समझ? इससे पहले हमने ऑलरेडी यहाँ पे आई थिंक हमने क्या किया था, एक तो हमारा था कि इंडिया नक्सल वायलेंस से फ्री हो चुका है वो, और उसके बाद था कि इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है 2027 में। उसका पहला फेज यहाँ पे बिगन हो गया 1 अप्रैल से, जिसमें हाउस लिस्टिंग ये सब किया जाएगा। उसके बारे में हमने सेंसस के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। उसी सीरीज में आज हमारा एक और न्यू टॉपिक है, जो आज के हमारे क्लास में दो न्यू टॉपिक है, जो हम इस पहले स्टार्ट करेंगे किससे, गुजरात यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है इसको पास कर लिया है, और पास करते हुए यहाँ पे सेकंड स्टेट बन चुका है आफ्टर उत्तराखंड, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को यहाँ पे पास किया है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे आज के इस क्लास में, ही हमारा एजेंडा है, इस टॉपिक को, महानदी वाले वाटर डिस्प्यूट को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो वाई न्यूज़, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुजरात पास यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 बिकम सेकंड स्टेट आफ्टर उत्तराखंड टू एनेक्ट यूसीसी। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तराखंड के बाद अगर कोई दूसरा ऐसा राज्य बना है जो कि यहाँ पे यूसीसी बिल को इनेक्ट कर लिया है, इनेक्ट कर पाना यानी लागू कर पाना, डिफरेंस होता है। बिल असम के द्वारा भी बना लिया गया है, आया समझ, पास भी हुआ है, बट वो अभी उसका इनेक्टमेंट नहीं हो रखा है। तो इनेक्टमेंट करने वाला सेकंड ऐसा स्टेट कौन सा बना है, गुजरात। तो आपको याद रखना है, पहला कौन सा था, उत्तराखंड। आया समझ? तो इसलिए हमारे न्यूज में है। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में हम थोड़ा बैकग्राउंड जानने की है, क्या इस पे हमारे लॉ मेकर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का क्या क्या इस पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से जान ले। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सीन एज अ प्रोग्रेसिव गोल फॉर अ सेकुलर नेशन, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट account for diverse cultural and social practice of different communities. Uttarakhand UCC aims to standardize law and marriage divorce succession, making the first state after pre-independence Goa to adopt such a code. However, provisions mandating registration of live-in relationship with a 3-month prison penalty for non-registration is deemed intrusive and unconstitutional. While code has positive aspects such as granting legitimacy to children from a living relationship and ensuring maintenance in case of desertion, if its interference with personal rights are concerning. Historically, adoption of UCC has been a controversial, while figures like Dr. Bhimrao Ambedkar advocating for it voluntarily. A current law commission has reviewed the idea, gathering public view. Uttarakhand Civil Code incorporates elements from existing law, but omits key concepts like iddat and talaq, offering progressive reform. However, it risks deepening societal division, especially in the context of upcoming election, where justice should take precedence over the pursuit of uniformity. अब देखो, बहुत सारा कहानी आपको बता दिया गया, एक एक करके समझा रहा हूँ कि है क्या। तो देखो, यूसीसी जो है इसको कैसे देखा जाता है सोसाइटी में, एक प्रोग्रेसिव गोल की तरह देखा जाता है हम सेकुलर नेशन बनाने की ओर। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डाइवर्स रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे, और सभी रिलीजन का एक तरीके से देखा जाए अपना अलग अलग तरीका है यहाँ पे। आया समझ आपको? तो इससे क्या हो रहा है, क्या हम यहाँ पे एक सेकुलर नेशन का क्रिएशन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सभी का यहाँ पे क्या है, अपना यहाँ पे उनका कस्टम्स, उनके लॉ, मैरिजेस के, डाइवोर्स के अलग अलग है। तो इसलिए यूसीसी को कैसे यहाँ पे देखा जाता है कि एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है, यानी हमको सोसाइटी में आगे बढ़ने का एक रिफॉर्म है, जिससे हम यहाँ पे जो हमारा देश सेकुलर नेशन है उसको बनाए रखने में हमको बहुत ज्यादा मदद करेगा। बट इसके कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स कल्चरल और सोशल प्रैक्टिस देखने को मिलता है अलग अलग कम्युनिटीज के। तो सबको लेकर एक ऐसा यूसीसी बिल ला पाना, ये क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में है। अब देखो,
ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिंपल सा लैंग्वेज में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताऊं तो जो भी आपके सिविल लॉज है, यानी आपका डाइवोर्स का लॉ हो गया, आपका मैरिज हो गया, आपका इनहेरिटेंस हो गया, उसके अलावा आपका सक्सेशन हो गया, उसके बाद आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हो, तो इन सब के लिए क्या किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा कि पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक ही लॉ होगा अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो। बट अभी के टाइम पीरियड पे हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रीजन का अपने अलग अलग पर्सनल लॉ से ये सब यहाँ पे गवर्न किया जाता है। तो उत्तराखंड के बारे में यही बता रहा है कि उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना पोस्ट इंडिपेंडेंस। उससे पहले गोवा प्री इंडिपेंडेंस से ही वहां पे यूसीसी गोवा के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। बट आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बना है उत्तराखंड जो यहाँ पे क्या किया, यूसीसी को इनेक्ट किया, जिससे यहाँ पे स्टैंडर्डाइज यानी कॉमन क्या क्या हुआ लॉस। अब उत्तराखंड में मैरिजेस, डाइवोर्स और सक्सेशन के कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी का लॉ क्या है, एक ही जैसा है। हाउएवर बट देखो, जो उत्तराखंड का सिविल लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें आपको मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन तो एक ही टाइप से देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पे रेज किया गया क्रिटिक्स के द्वारा। जैसे कि इसके एक प्रोविजन में लिव इन रिलेशनशिप को इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया। और कब तक कि आपको, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आपको विद इन 3 मंथ्स यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर। इफ अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, फॉर योर नॉन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्या पेनल्टी आप पे इंपोज किया जाएगा, जो कि एक तरीके से क्या है ये अब आप एग्जाम्पल से लेके समझो। लिव इन रिलेशन में कपल रहते हैं, मान लो कि किसी के एक्स और वाई, यहाँ पे लड़का लड़की ये लिव इन में रह रहे हैं लोग। अब एक्स और वाई के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं ये लोग चोरी छुपे रह रहा है, बट इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो क्या है ये, क्या उनके पेरेंट्स को पता चलने का बहुत ज्यादा रिस्क है। तो एक तरीके से जो लिव इन में कपल रह रहे हैं उनके लिए क्या एक तरीके से देखा जा रहा है, तो उनके पर्सनल राइट्स में एक तरीके से क्या किया जा रहा है, उनके साथ ये गलत किया जा रहा है। बहुत सारे क्रिटिक्स का ये सवाल रेज किया गया कि अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दोगे तो उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा, इन द केस अगर पेरेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके साथ रहने को अपोज कर रहे हैं तो उनके लिए गलत बात है। तो एक ये यहाँ पे उत्तराखंड के यूसीसी में ड्रॉबैक हमको देखने को मिला। उसके अलावा कुछ पॉजिटिव भी चीजें थी उत्तराखंड के यूसीसी से जो हम सामने आया था। एक तो ये था कि अगर लिव इन में कोई कपल रह रहा है और उस कपल से और उस रिलेशनशिप से यहाँ पे उन कपल को कोई यहाँ पे चाइल्ड हो रहा है तो उसको यहाँ पे लिजिटिमेसी राइट दिया जाएगा। यानी लिजिटिमेसी राइट यानी क्या हो गया हमारा कि एक नॉर्मली शादी होने के बाद अगर किसी कपल का यहाँ पे बच्चा होता है तो उसको जो जो राइट मिलता है वो यहाँ पे अब जो लिव इन में कपल रह रहे हैं उनके भी बच्चे को यहाँ पे मिलेगा। लाइक इनहेरिटेंस में हो गया, सक्सेशन में हो गया, बराबर का अधिकार मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे कि कोई लिव इन में रह रहा है और लिव इन में रहते हुए दो कपल का यहाँ पे एक चाइल्ड हो जा रहा है तो चाइल्ड को यहाँ पे लिजिटिमेसी प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज इंश्योर किया गया है, मेंटेनेंस यहाँ पे इंश्योर किया गया है। अगर सामने वाले का पार्टनर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे डिसर्शन कर दे रहा है। डिसर्शन यानी अगर आप अपने पार्टनर को बिना किसी रीजन से 2 साल से ज्यादा तक उसको छोड़कर अपने मायके जाकर आप रहते हो तो क्या ये क्या होता है, डिसर्शन यानी डिस्कार्ड कर देना, आप इसको मानो। तो ही अगर मान लो एक्स और वाई यहाँ पे पति पत्नी है और वाई यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, वाई उसकी पत्नी है, उसको बिना किसी रीजन से इससे 2 साल से अलग रह रहा है, आया समझ। तो वाई इस केस में क्या क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जो कि बहुत अच्छा बात है। उसके अलावा हम आगे बढ़े तो इसके बारे में बताया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिनका एक मेजर रोल था, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन भी थे, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उनका यूसीसी पे कैसा स्टैंड था। तो देखो हिस्टोरिकली देखें तो प्री इंडिपेंडेंस जब यहाँ पे यूसीसी के बारे में यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था तो कुछ बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे उनका क्या नाम था, नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लीडर्स का क्या नाम था, होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनका यहाँ पे क्या स्टैंड था, उनका एक ही क्या नाम था कि यूसीसी होना चाहिए, यूसीसी जरूरी है ताकि हम यहाँ पे क्या कर सके, पूरे इंडिया में जो यहाँ पे कस्टम्स है अलग अलग रिलीजन के सबको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। बट इनका साथ में ये भी क्या नाम था कि वॉलेंटरी हो तो ये ज्यादा बेटर है, यानी लोग खुद से इसको क्या करें, एक तरीके से एक्सेप्ट करें। बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में थे, वो चाहते थे कि इंडिया में यूसीसी लागू हो। उसके अलावा अगर अभी हम देखें तो जो लेटेस्ट लॉ कमीशन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बैठाया गया है, लॉ कमीशन को एक टास्क दिया गया है कि आप यहाँ पे क्या करो, पब्लिक का व्यूज आप गैदर करो कि लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है या नहीं है।
जो प्रेजेंट यहाँ पे हमारी लॉ कमीशन है, इसके प्रायर टू प्रायर जो लॉ कमीशन था, उस लॉ कमीशन का ये रिकमेंडेशन आया था कि यूसीसी ना ही अभी मैंडेटरी है सोसाइटी के लिए और एक तरीके से, और ना ही कोई यहाँ पे समय आ गया है कि हमको यूसीसी लाना चाहिए। ये इससे प्रायर टू प्रायर लॉ कमीशन का यहाँ पे क्या था, रूलिंग आ रखा था। यानी मान लो अभी जो लॉ कमीशन है उससे पहले की पहली वाली लॉ कमीशन का। तो आपको एक टास्क मैं दे रहा हूं कि बताओ अभी के टाइम पीरियड पे किस नंबर का यहाँ पे लॉ कमीशन बैठा है और इस लॉ कमीशन के यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है। आया समझ? और एक और चीज आपको स्टैटिक पोर्शन बता दे रहा हूं मैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का तैयार जिसके द्वारा किया गया है, तो इसके चेयरपर्सन का आपसे नाम पूछ लेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो इनका नाम है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इन्हीं के चेयरमैनशिप में यहाँ पे क्या किया गया था, उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था। जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट फिगर हैं क्योंकि ये उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा गवर्नमेंट के आई थिंक 8 पे कमीशन को भी यही लीड कर रही हैं। तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो जो उत्तराखंड का यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड था, इसने जैसे मुस्लिम लॉ में इद्दत और तलाक का जो कॉन्सेप्ट था उसको हटाया गया है, जो कि एक तरीके से प्रोग्रेसिव रिफॉर्म देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इद्दत क्या, देखो अब इद्दत और मुस्लिम लॉ के हिसाब से तलाक ये सब हमने ऑलरेडी मुस्लिम पर्सनल लॉ हमने अच्छे से उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर आपको इन सब टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो उन वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगवा दूंगा, वहां से आप सिंपली विजिट करके देख सकते हो। तो इद्दत क्या बोलता है, अगर मान लो एक और वाइफ कपल है, वो एक दूसरे से डाइवोर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 महीने का इद्दत पीरियड रहेगा और उन 3 महीने की इद्दत पीरियड के लिए ही सिर्फ वाइफ क्या होगी, यहाँ पे क्वालिफाई रहेगी फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हिज हस्बैंड। आया समझ? तो एक तरीके से क्या है, नॉर्मली अगर हम लोग और रीजन में देखें तो वाइफ को मेंटेनेंस वो क्लेम कर सकती है बियॉन्ड 3 पीरियड्स। बट हमको मुस्लिम लॉ में ये देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ 3 महीनों के लिए यहाँ पे क्या है, इधर टाइम पीरियड तक की यहाँ पे मुस्लिम वुमेन क्या है, मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये प्रोविजन हटाया गया है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अब मुस्लिम वुमेन भी उत्तराखंड में यहाँ पे क्या कर सकती है, अगर उनका डाइवोर्स हो रहा है तो अपने पति से यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है बियॉन्ड इद्दत पीरियड। उसके बाद तलाक का भी कॉन्सेप्ट था, तलाक बिद्दत तो ट्रिपल तलाक था जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया गया हमारा सायरा बानो केस में। उसके अलावा दो और यहाँ पे तलाक के तरीके थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे क्या किया था, जाना था। तो उसमें भी क्या था, वो भी एक तरीके से मुस्लिम वुमेन के साथ इनडिस्क्रिमिनेटरी था क्योंकि उसमें भी यहाँ पे जो वुमेन्स का यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, उसमें अगर आप एक एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड के एक एक इंटरवल के बाद अगर आप 3 बार तलाक बोल दोगे तो एक वो तरीका था तलाक लेने का, और एक क्या था डायरेक्ट कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के जस्ट बाद अगर आप एक बार ही तलाक बोल दोगे तो आप वैसे करके तलाक ले सकते हो। तो ये 2 अलग-अलग तरीके थे जो कि एक तरीके से सिर्फ हस्बैंड के पास एक्सक्लूसिव थे कि हस्बैंड इन सब का इस्तेमाल कर अपनी बीवी को तलाक दे सकता था, जो कि मुस्लिम वुमेन के साथ क्या है, यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। आया समझ? तो इन सब प्रोविजन को क्या किया गया, उत्तराखंड के सिविल कोड में हटा दिया गया। इसलिए इसको कैसे किस रूप में देखा जा रहा है कि एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इससे सोसाइटी में एक तरीके से डिवीजन क्रिएट हो सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये है नहीं, बस आगे हम बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अब इस गुजरात की यूसीसी के कुछ की फ्रेमवर्क को हम लोग देख ले तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल फ्रेमवर्क है ये रिप्लेस क्या करेगा, जो डाइवर्स रिलीजियस पर्सनल लॉ है, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस को गुजरात स्टेट के अंडर में उनको रिप्लेस करने वाला है। इससे यहाँ पे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी एंश्योर किया जाएगा। व्हाट डज दिस मीन्स कि एंश्योरिंग इक्वल इनहेरिटेंस राइट फॉर सन एंड डॉटर को यहाँ पे क्या जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या मिलेगा, बराबर का उनको अधिकार मिलेगा। अगर हिंदू लॉ से हम लोग देखें तो 2004 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद से ही सन और डॉटर यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 50-50% के यहाँ पे क्या हो गए, बाई बर्थ यहाँ पे उनका क्या हो गया, अधिकार मिल गया। बट
यहाँ पे जो मुस्लिम लॉ है उसमें अभी भी डॉटर का कितना राइट बोला जाता है कि अगर मान लो एक्स अमाउंट अगर डॉटर को दिया जा रहा है तो 2x किसको मिलेगा, सन को मिलेगा। यानी हमेशा सन को डॉटर से दो गुना ही दिया जाएगा। जो वो भी चीज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मुस्लिम जो डॉटर्स हैं उनके साथ भी एक तरीके से फेयर करने का काम किया गया है कि उनको यहाँ पे बराबर का इक्वल इनहेरिटेंस का इसमें राइट दिया गया है। देन इसमें भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है किसके लिए, लिव इन कपल के लिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी किया गया 16 डेज के अंदर। अगर आप शादी कर रहे हो नॉर्मली तो आप अपने शादी को रजिस्टर करवाओगे विद इन 60 डेज। अगर आप लिव इन कपल हो तो आप विद इन 30 डेज यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर यहाँ पे क्या करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, इन्फॉर्म करोगे कि हम यहाँ पे क्या लिव इन में रह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोहिबिट्स किया गया है पॉलीगैमी और बाईगैमी को, यानी आप एक से ज्यादा शादी यहाँ पे नहीं कर सकते हो, इसको भी यहाँ पे रोका गया है। उसके अलावा अब हम देखें यहाँ पे जुडिशियल एक्सिक्यूटिव इन डाइवोर्स। डाइवोर्स में हमने अभी मुस्लिम लॉ के बारे में बताया ही था कि यहाँ पे अलग अलग राइट्स अवेलेबल थे मैन के पास में, जो सिर्फ वो इस्तेमाल कर कर यहाँ पे अपनी बीवी को डाइवोर्स दे सकते थे। बट अब जो उत्तराखंड सॉरी गुजरात का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें क्या बोला गया है कि जितने टाइप का भी सेपरेशन यहाँ पे होगा वो किसके थ्रू होगा, डायरेक्ट सिविल कोड के थ्रू करवाया जाएगा। यानी पर्सनल लॉ के हिसाब से अब यहाँ पे जो डाइवोर्स का प्रोसेस था वो अब यहाँ पे नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राइबल लोगों को इससे एक्सटेम्प्ट कर दिया गया है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एक्सक्लूडेड टू प्रिजर्व द कस्टमरी प्रैक्टिस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। देखो ये हमारे लिए सवाल भी था बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे मान लो सब कुछ स्टैंडर्डाइज करने के चक्कर में जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनका तो एक तरीके से मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो बहुत अलग है। तो अगर हम उनके कल्चरल राइट, उनके कस्टमरी प्रैक्टिस के साथ कुछ भी जाकर यहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं तो उनको क्या बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील होगा, और ऑलरेडी वो आइसोलेटेड सोसाइटी में है ही, इसलिए उनको ऐसा कुछ ना लगे इसलिए क्या किया गया है, ट्राइबल को इस लॉ से हटा दिया गया। यानी ये लॉ ट्राइबल लोगों पे यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा गुजरात में, बाकी सभी जितने लोग हैं यहाँ पे गुजरात के सभी पे अप्लाई होने वाला है। उत्तराखंड का भी यूसीसी में यहाँ पे ट्राइबल लोगों को एक्सेप्ट कर दिया गया था। तो ये तो हमारा है जो अभी रिसेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लेकर आया गया उसके बारे में हमने जाना। उत्तराखंड में आया तो उसके बारे में जाना। यहाँ पे हिंदू कोड के बिल के बारे में यहाँ पे लाया गया है कि हिंदू कैसे हिंदू रिलीजन को यहाँ पे क्या मॉडर्न किया गया यहाँ पे रिफॉर्म लाकर। तो यहीं पे हिंदू कोड बिल के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज चूजन बाय नेहरू इन 1948 टू सर्व एज द चेयरमैन ऑफ सब कमिटी चार्ज विद डेवलपिंग हिंदू कोड बिल। 4 बिल्स कंस्टिट्यूटेड हिंदू कोड बिल, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। तो देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जो हिंदू कोड बिल लाया गया तो इसके कमेटी को चेयरमैन किसको यहाँ पे बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, यहाँ पे हिंदू कोड बिल को यहाँ पे बनाया जा सके। और नेहरू जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे सेलेक्ट किए थे एज अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग हिंदू कोड बिल। अब देखो हिंदू कोड बिल के कारण अंबेडकर भी यहाँ पे रिजाइन भी करते हैं। अंबेडकर जी का यहाँ पे क्या नाम था कि हिंदू कोड बिल बनकर तैयार हो गया था तो अंबेडकर जी का ये क्या नाम था कि जल्द से जल्द यहाँ पे हिंदू कोड बिल को यहाँ पे क्या किया जाए, इंप्लीमेंट कर दिया जाए। बट गवर्नमेंट डिले कर रही थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कुछ कंजर्वेटिव लीडर्स थे जो हिंदू कोड बिल को पास नहीं होना देना चाहते थे। तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, जिस कारण से यहाँ पे क्या किया जाता है, नेहरू जी रिजाइन कर देंगे, अंबेडकर जी यहाँ पे रिजाइन कर देंगे 1951 के टाइम पीरियड के अराउंड में। और आगे चलकर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे बिल बना था 4 बिल को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ प्रेजेंट किया जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। तो ये बाद में पास हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हिंदू रिलीजन को एक तरीके से जो भी यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिसेस थे जो प्रेजेंट सोसाइटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड टाइप के थे या फिर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते थे किसी और के साथ में, उसको क्या कर दिया जाता है यहाँ पे उन सब प्रोविजन को रिपेल करके एक न्यू कोडिफाई बिल को फॉर हिंदूज पीपल यहाँ पे लेकर आया जाता है। आया समझ। अब एक और बात बता दे रहा हूँ इसी के साथ में, हिंदू कोड बिल ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू रिलीजन को गवर्न करता है, हिंदू कोड बिल यहाँ पे गवर्न करता है सिखिज्म को भी, हिंदू कोड बिल यहाँ पे आपको गवर्न करता है इंडिया में
जो यहाँ पे जैन है उनको भी हिंदू कोड बिल, बुद्धिज्म को भी यहाँ पे गवर्न करता है। यानी हिंदू कोड बिल से सिर्फ यहाँ पे हिंदू रिलीजन नहीं गवर्न किया जाता है, मुस्लिम को हटाकर और जूइस को हटाकर बाकी जितने भी रिलीजन है सभी यहाँ पे इंडिया में गवर्न हिंदू कोड बिल से ही होते हैं। आया समझ? नेक्स्ट यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख ले तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो background of uniform civil code, need for a uniform law was considered in a Lex Loci report of 1840। देखो इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो ये सबसे पहले यहाँ पे एक रिपोर्ट आया था जिसका क्या नाम है, लेक्स लोकी रिपोर्ट। उसी में डिस्कस किया गया था कब, 1840 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहली बार फॉर इंडियंस यहाँ पे यूसीसी का बात किया गया था कब, 1840 में। और रिपोर्ट का क्या नाम है, लेक्स लोकी रिपोर्ट। देन यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर्म BN राव कमेटी in 1941 टास्क टू एग्जामिन नेसेसिटी ऑफ necessity of common Hindus law, recommended a codify Hindus law which will give equal rights to women. Hindu Succession Act based on BN Rao committee recommendation, a bill was adopted to in 1956 to codify the law relating to in states of or unwilled succession among Hindus, Buddhists, Jain and Sikhs। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो हिंदू रिलीजन को यहाँ पे कोडिफाई करने का सबसे पहले बात, उसके लिए यहाँ पे एक कमेटी बनाया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा 1941 में, जिस कमेटी के हेड कौन थे, BN राव। BN राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइजर भी थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो BN राव की कमेटी को यहाँ पे काम दिया गया था कि आप यहाँ पे एग्जामिन करो कि क्या क्या यहाँ पे वुमेन्स को इक्वल राइट देने के लिए, वुमेन्स का कंडीशन सुधारने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या हिंदू लॉज में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो वो रिकमेंडेशन दिए थे, उस रिकमेंडेशन को ही जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल यहाँ पे बनने वाला था 1948 में, जिसका उस कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उस ये जो BN राव जी की कमेटी का यहाँ पे रिकमेंडेशन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कमेटी ने क्या किया, एक तरीके से उस सुझाव को समझा, देखा, और जब यहाँ पे 1956 में फाइनली हिंदू सक्सेशन एक्ट पास होता है, उसमें क्या किया गया, उसमें यहाँ पे डिटेल में लॉ लेकर आया गया कि अगर कोई यहाँ पे कोई आदमी, कोई यहाँ पे मान लो एक्स पर्सन है, उसका डेथ हो गया, अब वो यहाँ पे विल क्रिएट करके नहीं गया है, तो जब विल क्रिएट करके नहीं जा रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, अनविल्ड यहाँ पे प्रॉपर्टी का कैसे यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अमॉन्ग हिज हर हायर्स। तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। तो ये सब रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था, BN राव के द्वारा। तो यही कमेटी, इन्हीं कमेटी के रिकमेंडेशन से ये सब चेंजेस हमको देखने को मिले। और वहीं मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जरूरी हिंदू कोड बिल है सिर्फ हिंदू को ही यहाँ पे गवर्न नहीं करता है, हिंदू के अलावा बुद्धिस्ट लोग हैं, जैन लोग हैं, सिख लोग हैं, ये सब भी जो हमारा हिंदू कोड बिल के जितने भी 4 लॉज हैं उससे गवर्न होते हैं। आया समझ? अब यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखें तो इट इज द आइडिया ऑफ हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉ ऑन मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन दैट वुड अप्लाई टू ऑल सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ यूसीसी इज दैट दिस लॉ शुड बी जेंडर न्यूट्रल एंड रिलीजन न्यूट्रल। देखो ऑलरेडी बता दिया हूँ कि यूसीसी क्या होगा, कि एक कॉमन लॉ होगा जिसमें अलग अलग पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन को, ये सबके अलग अलग है। बट हम यहाँ पे एक यूसीसी लेकर आके क्या करेंगे, सबके यहाँ पे सेम कर देंगे, जिससे यहाँ पे क्या होगा, यूसीसी का मेन प्रिंसिपल क्या है कि ये एक ऐसा लॉ है जो क्या है, जेंडर न्यूट्रल है, ना किसी जेंडर के बेसिस पे ना डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ना रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। समझ? अब यहाँ पे यूसीसी के बारे में हमारे भारत के संविधान में कहीं इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में बताया गया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूसीसी यहाँ पे क्या करेगी, आने वाले टाइम में सरकार यहाँ पे अपने देश के नागरिकों के लिए यहाँ पे यूसीसी लाएगी। अब देखो जो यूसीसी है ये क्या है, ये किसके द्वारा किया जाएगा, यूसीसी के जितने भी यूसीसी में यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए हैं, अगर उन सबको आपको इन्फोर्स कराना है तो आप यहाँ पे उसको इन्फोर्स करने का राइट कोर्ट के पास नहीं है, उसको इन्फोर्स कोर्ट नहीं करवा सकती है। सिर्फ पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ही पावर है। गवर्नमेंट ही यहाँ पे क्या कर सकती है, एक बिल लेकर आएगी, लॉ लेकर आएगी, और उस लॉ के तौर यहाँ पे क्या किया जाएगा, उस चीज को यहाँ पे इन्फोर्स किया जाएगा। आया समझ? तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूसीसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में डिस्कशन कहाँ है, तो आर्टिकल 44 में है। नेक्स्ट यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट, पर्सनल लॉ ऑन मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन आर एंट्री 5 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। इट एम्पावर बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट अपॉन देम। अब देखो यहाँ पे
जो मैरिज डाइवोर्स सक्सेशन का अलग अलग लॉ बनाने का राइट किसके पास है, ये एंट्री 5 यानी जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दिया गया है। इस कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास यहाँ पे पावर है कि यहाँ पे मैरिज डाइवोर्स और सक्सेशन पे यहाँ पे लॉ बना सकती है। इसी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे उत्तराखंड गुजरात के द्वारा यहाँ पे लॉ पास करके इनेक्ट करवाया गया। आया समझ? अब देखो यूसीसी पे यहाँ पे अलग अलग लोगों का अगर हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो जो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इंटेंड टोटल यूनिफॉर्मिटी प्लेसिंग पर्सनल लॉ इन द कंकरेंट लिस्ट अलाउइंग बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज टू लेजिस्लेट। ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता दिया हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, फ्रेमर्स थे, उनका क्या नाम था कि यहाँ पे पूरे तरीके से यूनिफॉर्मिटी अभी लाना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल देते हैं। जब जिस स्टेट को लगेगा या फिर मान लो पार्लियामेंट को ही लगा कि आप यहाँ पे क्या करो, हाँ अब टाइम आ गया कि पर्सनल लॉस को, सभी पर्सनल लॉस को बराबर कर दिया जाए, तो यहाँ पे उस पर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसी लॉ कमीशन का यहाँ पे बात कर रहा था कि जो हमारा 21st लॉ कमीशन था 2018 में, जिसको यहाँ पे जिसने रिपोर्ट निकाला, तो इसके यहाँ पे क्या क्या नाम था, द 2018 लॉ कमीशन कंसल्टेशन रिपोर्ट रिकमेंडेटेड रिफॉर्मिंग एंड कोडिफाइंग फैमिली लॉज अक्रॉस रिलीजन टू रिड्यूस एम्बिग्यूटी स्टेटिंग दैट यूसीसी इज नाइदर नेसेसिटी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेट। तो यही हमारे क्या ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया हूँ कि 2018 में जो लॉ कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था 21st लॉ कमीशन ने, उसका यहाँ पे क्या स्टेटमेंट था कि जो हमारा यूसीसी है क्या है, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट द स्टेट, यानी ना ही अभी जरूरी क्या चीज़ है ये, ना ही एक तरीके से डिजायरेबल चीज़ है कि हम इसको यहाँ पे लेकर आए। बट अभी फिर से टास्क दिया गया है जो लेटेस्ट लॉ कमीशन है कि यहाँ पे आप पब्लिक व्यूज को यहाँ पे क्या करो, उनके व्यूज को गैदर करो ताकि हम यहाँ पे यूसीसी के बारे में यहाँ पे सोच सके। गवर्नमेंट ने लेटेस्ट लॉ कमीशन को ये टास्क दे रखा है। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे केसेस में यहाँ पे यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के बारे में बोला भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा जो गोवा में यूसीसी यहाँ पे ऑलरेडी प्री इंडिपेंडेंस से ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे केस में यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट आ रखा है कि देखो गोवा एक साइनिंग एग्जाम्पल है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया का ऐसा स्टेट है जो फंक्शन कर रहा है विथ यूसीसी, यानी वहाँ पे सभी के जो पर्सनल लॉस है वो क्या है, सेम है। और एक ये साइनिंग एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल को कंसिडर कर इंडिया में और भी स्टेट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूसीसी को पास कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का हमेशा यहाँ पे स्टैंड यूसीसी के फेवर में रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अगर प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हम स्टैंड देखें तो ये यूसीसी के फेवर में है। इट स्टेट दैट डिफरेंट प्रॉपर्टी मैट्रिमोनियल लॉ फॉर वेरियस रीजन आर थ्रेट टू द नेशन यूनिटी। देखो जो करंट गवर्नमेंट है उनका क्या कहना है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज के लॉ या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है यहाँ पे आपस में क्या है, एक तरीके से नेशनल यूनिटी के लिए खतरे के रूप में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख ली यूसी से रिलेटेड, तो एक तो हम इन सब केसेस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस का हम सीरीज अभी कंटिन्यू ही कर रहे हैं। हमारा 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने ऑलरेडी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस के बारे में पढ़ लिया है। उसके उन वीडियोस का भी मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा, आप वहाँ से इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। अब देखो वहां से आपको डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे मैं आपको जितने भी लॉ है यूसीसी से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। एक हमारा शाह बानो बेगम का केस है, शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान केस है हमारा 1985 का। सिंपल सा कहानी रहता है, एक और वाई पति पत्नी रहते हैं। एक्स क्या करता है यहाँ पे अपनी बीवी वाई को यहाँ पे डाइवोर्स दे देगा और इसको मेंटेनेंस सिर्फ इधर टाइम पीरियड तक ही मिलेगा, 3 महीने का इज्जत पीरियड खत्म हो जाएगा, मेंटेनेंस के लिए इनएलिजिबल हो जाएगी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। आगे क्या होगा, ये वुमेन यहाँ पे कोर्ट में जाकर केस कर देगी, आगे चलकर अपील होकर फिर हाई कोर्ट से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे सिंपल सा डिसीजन आता है कि यहाँ पे मुस्लिम वुमेन भी यहाँ पे डाइवोर्स ले सकती है अंडर द सेक्शन 125 ऑफ सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। यहाँ पे 125 सेक्शन का इस्तेमाल कर मुस्लिम वुमेन यहाँ पे क्या मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद भी। तो ये एक बहुत क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोग्रेसिव जजमेंट रहता है। बट आगे चलकर राजीव गांधी की गवर्नमेंट इस लॉ को क्या कर देती है, पार्लियामेंट से एक्ट पास कराकर ओवरथ्रो करवा दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जो मैन रहते हैं वो सोसाइटी में एक तरीके से
उनके द्वारा बहुत ज़्यादा अपोजिशन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो इंदिरा गांधी सॉरी राजीव गांधी का गवर्नमेंट यहाँ पे सॉरी गाइस, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर देंगे कि एक बिल लेकर आएंगे और उस बिल के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया जाएगा। बट आगे चलकर फिर सुप्रीम कोर्ट उस बिल को भी एक आने वाले केस में यहाँ पे ओवरटर्न करने वाली है, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सरला मुद्गल केस 1995 का। सिंपल सा कहानी है, बता दे रहा हूँ। एक सरवाई पति पत्नी होते हैं, दोनों हस्बैंड यहाँ पे हिंदू, बाई रिलीजन क्या है, हिंदू है। शादी इनका हिंदू लॉ से हो रहा है। आगे चलकर एक्स क्या कर लेगा, शादी के बाद यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर मैरिंग अदर वुमेन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहता है कि अगर आपको कन्वर्ट होना है तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आपका पहला शादी हो रखा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसॉल्व करना पड़ेगा। बिना अपनी वाइफ के कंसेंट के साथ यहाँ पे आप कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। आया समझ? तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, ताकि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन और जो बाइगमी टाइप के जो मैरिज होते हैं, यानी एक से ज़्यादा बीवी रखने का, इसको रोका जा सके। क्योंकि इसका जो मुस्लिम लॉ है उसका क्या किया जा रहा था, एक तरीके से जो दूसरे रिलीजन के लोग थे एक से ज़्यादा शादी करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसलिए सरला मुद्गल का भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो आप शादी करने टाइम हिंदू हो और शादी कर ली, उसके बाद आप कन्वर्ट हो रहे हो दूसरे रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर आपको कन्वर्ट होना है या फिर अपनी बीवी से कंसेंट लो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि आप उसको डाइवोर्स दो, तभी यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हो, तभी आप दूसरा शादी कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। सायरा बानो का केस मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ क्या था यहाँ पे। जो ट्रिपल तलाक केस है सायरा बानो का, कि जो मुस्लिम मैन थे उनके पास एक स्पेशल राइट था, 3 बार तलाक बोल देते ही इंस्टेंट 3 बार तलाक बोल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो अपनी बीवी को यहाँ पे तलाक दे देंगे। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, जो मुस्लिम वुमेन है उनके डिग्निटी को वायलेट किया जा रहा है, इक्वालिटी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके साथ में उनको इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट 2017 के सायरा बानो केस में इसको क्या कर देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगी। इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, अगर आपको पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। तो एक ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस। पर्सनल कस्टमरी लॉ कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13। नो रिलीजन प्रैक्टिस कैन क्लेम सुप्रीमेसी ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन इन इस विजन ऑफ इंश्योरिंग सेंसिटी ऑफ डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब देखो जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन का केस रहता है 2018 का, इसमें ये क्लेम कर रहे होते हैं, इनका क्या क्या नाम रहता है कि पर्सनल लॉ को यहाँ पे आर्टिकल 25 टू लेकर आर्टिकल 28 के बीच में यहाँ पे दिया गया है कि पर्सनल लॉ के साथ यहाँ पे स्टेट क्या करेगी, इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। बट सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है इसमें कि जितने भी पर्सनल लॉ है सब आर्टिकल 13 के अंडर में ही आते हैं, और आर्टिकल कभी भी पर्सनल लॉ यहाँ पे कोई भी रिलीजन का यहाँ पे जो पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो कस्टमरीज लॉज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर उनके कस्टम, उनके प्रैक्टिस यहाँ पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट कर रहा है, तो क्या किया जाएगा, उनको स्टक डाउन किया जाएगा। ये 2018 के जजमेंट में यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है जोस पाउलो कॉन्टिन्यू वर्सेस मारिया लुइसिया वेनेटिलिया पेरेरिया 2019 का केस। इसी केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा किस चीज का, कि गोवा held Goa as a shining example where UCC is applicable to all regardless of religion except while protecting certain limited rights। तो देखो ऊपर मैं आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट यूसीसी के फेवर में है, और सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के केस को यहाँ पे एक साइनिंग एग्जांपल के रूप में बताया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड गोवा एज अ साइनिंग एग्जांपल ऑफ यूसीसी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जोस पाउलो कॉटिहेनो वर्सेस मारिया लुइसिया वेलेंटिनिया पेरेरिया। तो ये 2019 का ही हमारा केस है, तो आपको याद रखना है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्चुअल रिलेटेड चीज देख ले, तो जो उत्तराखंड में ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि उत्तराखंड में जो यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन का काम था, ये एक 5 मेंबर कमेटी था, यहाँ पे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अंडर में बनाया गया था। उन्होंने यहाँ पे जो यूसीसी से रिलेटेड जो भी लॉ बनाने का काम किनको दिया गया था, इनके कमेटी को। तो ये ऑलरेडी हमने जान लिया। और 21st लॉ कमीशन में क्या स्टेटमेंट था कि ऊपर हमने देखा कि ना ही अभी नेसेसरी है, ना ही क्या है यहाँ पे अनडिजायरेबल है, ये 2018 में बोला गया था। और इस लॉ कमीशन के हेड कौन थे, नाम आपसे पूछा जा सकता है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द 21st लॉ कमीशन। तो जस्टिस रिटायर बलबीर सिंह चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 22nd लॉ कमीशन के यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है, तो जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी
जिनको यहाँ पे काम दिया गया है कि यहाँ पे क्या किया जाए, यूसीसी पे यहाँ पे अलग अलग लोगों का पब्लिक है उनका यहाँ पे व्यूज को यहाँ पे गैदर किया जाए। तो करंट लॉ कमीशन कौन कौन सा यहाँ पे करंट जो लॉ कमीशन यहाँ पे चल रहा है वो कौन सा है, 22 नंबर का। बट 23rd लॉ कमीशन भी यहाँ पे फॉर्म कर दिया गया है। अब आपको एक काम है कि आपको चेक करना है कि 23rd लॉ कमीशन के यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होने वाले हैं। अभी काम नहीं कर रहा है 23rd लॉ कमीशन, क्योंकि जब तक 22nd लॉ कमीशन यहाँ पे अपना रिकमेंडेशन नहीं देगा, इसका टेन्योर खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक 23rd लॉ कमीशन काम यहाँ पे नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 31A to I एंड 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रोस्पेक्ट एक्सेप्शन टू स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा विद रिस्पेक्ट टू फैमिली लॉ। ये हमने ऑलरेडी देखो 6 शेड्यूल सिंपल सा है कि 6 शेड्यूल के अंडर में वैसे जो भी स्टेट्स हैं उनके पास एक अलग सा राइट है, वो यहाँ पे क्या पर्सनल लॉज पे अपना लॉ बना सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे यूसीसी लेकर आया भी जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब स्टेट्स के वो जो रीजन है जहाँ पे जो हमारे 6 शेड्यूल के अंडर में आते हैं, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, उन पे ये सब अप्लाई नहीं होगा। और गोवा में जो यूसीसी इंप्लीमेंट है किस एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट है, तो पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गोवा का यूसीसी है किस एक्ट से यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, तो पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। अब प्रोज यहाँ पे यूसीसी का बताया हुआ है, तो प्रोज क्या हो जाएगा कि इससे हम लोग जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो वुमेन के अगेंस्ट में है, और अलाइन किससे होगा, इंडिया के सेकुलर इंडिया अलाइन होगा कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है उस नेचर से। उसके अलावा क्या है कि रिफॉर्म किया जाएगा, इसमें जो अपडेटेड और रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। कौन क्या हो जाएंगे इसके नेगेटिव पॉइंट, तो यही हो जाएंगे कि सम सिविल लॉ आर इनसेपरेबली कनेक्टेड विद रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस against the right of freedom of religion guaranteed under article 25 to 28 of Indian Constitution। बट सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पे जजमेंट था यंग इंडियन लॉयर वाले केस में, कि जितने भी ये आर्टिकल 28 टू 28 कभी भी यहाँ पे सुप्रीमेसी नहीं दिखाएंगे आर्टिकल 13 के ऊपर में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो किसके अंडर में आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंडर में। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। एक और इसका निगेटिव चीज यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन, इससे पॉलिटिकली एक तरीके से इसको बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारे पार्टीज इसको पॉलिटिकली यूज कर सकती है, जिससे सोसाइटी में एक तरीके से अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट खत्म हो सकता है। देन यहाँ पे क्या है कि यूसीसी माइट नॉट एडिक्वेटली अकोमोडेट द यूनिक कस्टम एंड सेंसिटिव्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। हमने ऑलरेडी देख लिया कि अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो ये हो सकता है कि उनके जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या किया जाए, यहाँ पे हटाया जाए, तो उनको ये सब चीज़ अच्छा ना लगे। इसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ये क्या है इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो जो ये हमारा क्या था यूसीसी टॉपिक था, जिसके बारे में हमने क्या किया यहाँ पे अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, महानदी का जो वाटर डिस्प्यूट है इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो देखो वाई न्यूज़, तो वाई न्यूज़ इसलिए है क्योंकि महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इशूड फाइनल अल्टीमेटम टू उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ टू प्रेजेंट वाटर शेयरिंग सेटलमेंट बाई May 2। महानदी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्राइब्यूनल टू डिलीवर फाइनल जजमेंट ऑन मेरिट इफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ फेल टू रीच एग्रीमेंट। अब देखो ये है क्या, तो देखो महानदी वाटर डिस्प्यूट है क्या, तो जो महानदी रिवर है ये निकलता कहाँ है, हमारा छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होता है। इसका सोर्स ओरिजिनेशन का कहाँ है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होकर छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट एंट्री लेगा किसमें, उड़ीसा में, और उड़ीसा से निकलते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाएगा। है समझ। तो महानदी वाटर डिस्प्यूट इन्हीं दो कंट्रीज के बीच में है कि कभी भी यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट क्या होता है, अपर रिपराइन स्टेट और लोअर रिपराइन स्टेट के बीच में, यानी वाटर शेयरिंग के बीच का डिस्प्यूट रहता है कि किस स्टेट को कितना पानी यहाँ पे मिलेगा। सेम केस यहाँ पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ ही है। जैसे हम यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट देखते हैं तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में, सेम यहाँ पे क्या है महानदी के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में हमको डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या अल्टीमेटम दिया कि आप खुद से इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सॉल्व नहीं करोगे तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे,
हम लोग खुद से यहाँ पे जजमेंट देंगे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का नहीं, जो ट्राइब्यूनल यहाँ पे बनाया गया था, ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे क्या अल्टीमेटम प्रोवाइड किया कि आप यहाँ पे खुद से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिलके यहाँ पे वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लो बाई 2 मई से पहले ही। अगर नहीं होता है तो कौन करेगा यहाँ पे, जो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है वो क्या कर देंगे खुद से यहाँ पे दोनों के बीच में वाटर शेयरिंग का वाटर शेयरिंग यहाँ पे किसके द्वारा कर दिया जाएगा, जो ट्राइब्यूनल है उसके द्वारा। तो ये अल्टीमेटम दिया गया। तो महानदी जो रिवर है इसका और ऑरिजिन सोर्स क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिहावा हिल है यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहां से क्या होता है, जो महानदी रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट होता है, आया समझ। उसके बाद ये यहाँ से ओरिजिनेट हो जाएगा, देन ये बहते हुए उड़ीसा में चला जाएगा। उसके बाद उड़ीसा से फाइनली कहाँ जाकर ये मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं। तो महानदी वाटर के महानदी रिवर के ट्रिब्यूटरी कौन कौन से है, तो एक तो है हमारा एक हमारा क्या है शिवनाथ, फिर हमारा क्या है हसदेव, मांड एंड आईबी, ये हमारे क्या है लेफ्ट बैंक पे। अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या है, लेफ्ट बैंक यानी ये सब रिवर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, ये छोटे छोटे रिवर यहाँ पे महानदी में जाकर मिल जाएंगे। ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं, कि एक बड़े रिवर को बहुत सारे छोटी छोटी रिवर जाकर उनमें मिल जाती है, वही क्या हो जाती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती है, आया समझ। तो ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज शिवनाथ, हसदेव, मांद, आईबी है, और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज कौन है, जोंक, ओंग और तेल। उसके अलावा महानदी रिवर पे ही यहाँ पे हीराकुंड डैम भी लोकेटेड है, जो कि लॉन्गेस्ट अर्थेंस डैम है पूरे वर्ल्ड में, आया समझ। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हीराकुंड डैम कहाँ पे लोकेटेड है, महानदी रिवर पे ही, आया समझ। अब जो महानदी रिवर का जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट के पीछे का हम अगर कहानी देखें, तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें हम, तो यहाँ पे है कि डिस्प्यूट शुरू कब होता है, 2016 में। फॉलोइंग इंक्रीज अप स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उड़ीसा सब्सिक्वेंटली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच लेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। देखो 2016 में क्या देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे क्या करेगा कि महानदी रिवर के ऊपर में यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उस रिवर के ऊपर में लाया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आया जाएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पानी का इस्तेमाल यहाँ पे एक तरीके से कौन कर पाएगा, छत्तीसगढ़ कर पाएगा, जब चाहेगा पानी को यहाँ पे रोक सकता है। तो इन सब कंसर्न के कारण उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रीच करेगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, जो यहाँ पे एक एक्ट है हमारे लिए, जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में यहाँ पे इंटर वाटर डिस्प्यूट होता है, उसको गवर्न करने का 1956 का एक्ट है। इस एक्ट का इस्तेमाल कर एक ट्राइब्यूनल का क्रिएशन किया जाएगा, उसी का क्या नाम है, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, आया समझ। अब डिस्प्यूट का नेचर क्या है, तो डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग ऑफ महानदी रिवर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन व्हेन डाउनस्ट्रीम वाटर अवेलेबिलिटी बिकम्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ फॉर्मल इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हैज इंटेंसिफाइड द कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो मेन डिस्प्यूट इसी चीज का है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा, खासकर नॉन मानसून सीजन में, क्योंकि कोई जब बारिश नहीं हो रहा है तो पानी का बहुत जरूरी है किसको, उड़ीसा को भी है। क्यों, क्योंकि देखो जिस रिवर से कोई भी रिवर जिस स्टेट से ओरिजिनेट होता है वो क्या होता है, अप स्ट्रीम स्टेट, आया समझ। वो क्या हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम स्टेट्स, और जिस स्टेट से वो बहकर उसके दूसरे स्टेट में जाता है, मान लो ये ये छत्तीसगढ़ से बहकर यहाँ पे उड़ीसा में गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम स्टेट्स। तो यही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्टेट्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो वहीं यहाँ पे उड़ीसा का मेन कंसर्न क्या था कि यहाँ पे हमारे बीच में एक फॉर्मल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई डिसाइडेड नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे बारिश नहीं चल रहा है तो हमको इतना फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर इस रिवर से मिलेगा ही। तो इसी सब कंसर्न के कारण यहाँ पे उड़ीसा यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे चली जाएगी। उड़ीसा का एक और कंसर्न क्या है कि उड़ीसा इज कंसिस्टेंटली अर्थ एक्सटेंसिव अपस्ट्रीम कंस्ट्रक्शन अंडरटेकन बाय छत्तीसगढ़ हैव रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो, thereby threatening irrigation, drinking water supply, fisheries, ecological sustainability in the state. Chhattisgarh has maintained that it has the legitimate right to utilize river water as it accounts for larger share of basin catchment area and has the asserted that its projects are necessary for regional development and water security। देखो उड़ीसा का क्या यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे यहाँ पे एलिगेशन है कि उड़ीसा का ये क्या नाम है कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवर के साइड में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। डैम का क्रिएशन का हो गया, मान लो
और उसके अलावा साइड साइड में यहाँ पे इंफ्रा क्रिएट किया जा रहा है, तो पानी तो चाहिए ही, जाहिर सी बात है। तो उससे क्या हो जा रहा है, बहुत पानी का जो फ्लो था यहाँ पे उड़ीसा में कम हो चुका है छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट्स के कारण, जिससे क्या हमको देखने को मिल रहा है, उड़ीसा का ये क्या नाम है कि इससे हमारे लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज़ में दिक्कत हो रहा है, उनको पानी का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, जो फिशरीज़ यहाँ पे फिशिंग करते थे वो नहीं हो पा रहा है ढंग से, जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बना हुआ था वो इनस्टेबल हो गया है। बट यहाँ पे छत्तीसगढ़ का क्या पोजीशन है, छत्तीसगढ़ का ये क्या नाम है कि हमारे पास लिजिटमेट राइट है यहाँ पे पानी वाटर रिवर वाटर को यहाँ पे यूटिलाइज करने का। क्यों? क्योंकि जितना रिवर, मान लो ये महानदी वाटर यहाँ पे 100 किलोमीटर तक के लिए, महानदी रिवर 100 किलोमीटर के लिए यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो 60 किलोमीटर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कर रहा है मान लेते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे शेयर किसके पास हुआ, एक तरीके से छत्तीसगढ़ के पास में। तो यही छत्तीसगढ़ का क्या नाम है कि ज़्यादा एरिया हमारे अंडर में आएगा तो ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो आप कैसे करोगे, ये वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम अपने रीजन को क्या कर सके, इस पानी के इस्तेमाल से हम अपने फार्मर को प्रोवाइड करा सके, रीजनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर सिक्योरिटी के लिए ये सब क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसका स्टैंड है, छत्तीसगढ़ का। अब रिसेंट ट्राइब्यूनल का डेवलपमेंट हमको क्या देखने को मिला है, जब ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के 2016 एनेक्टमेंट के बाद से, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला कि फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर सेटलमेंट, ट्राइब्यूनल हैज ग्रांटेड अ फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ साइड्स टू अराइव एट अ म्यूचुअली एग्रीड वाटर शेयरिंग फार्मूला विद इन ए स्पेसिफाइड डेडलाइन इन 2026, failing which it is made clear that it will proceed to adjudicate dispute on the basis of available evidence and legal principle। ऑलरेडी ऊपर में बता दिया था कि ट्राइब्यूनल का यहाँ पे क्या स्टैंड है। ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे बोला है कि आप दोनों खुद से यहाँ पे म्यूचुअली एग्री होकर वाटर शेयरिंग फार्मूला क्रिएट कर लो 2 मई से पहले ही। अगर आप नहीं करते हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे एविडेंसेज और लीगल प्रिंसिपल अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर हम खुद से यहाँ पे जजमेंट दे देंगे और वहीं आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जुडिशियल डिससेटिस्फेक्शन, ट्राइब्यूनल एक्सप्रेस सीरियस डिससेटिस्फेक्शन विद द रिपीटेड adjournments and lack of substantive progress, absorbing no concrete proposal or narrowing of continuous issues have been placed on record despite assurance of settlement effort. Reason for deadlock, continuing deadlock is primarily attributed to the absence of reliable and mutually accepted hydrological data along with a persistent trust deficit between the two states which has hindered meaning of negotiation and consensus building। अब देखो सिंपल से कहानी है, बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी ऊपर बताया भी हूँ, यही बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं बचा है, दोनों मिलकर यहाँ पे एक फाइनल म्यूचुअल सेटलमेंट पे ही नहीं आ पा रहे हैं। और ये 2016 में ही सोचो ट्राइब्यूनल को क्रिएट किया गया था और ट्राइब्यूनल अभी तक यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाया है। कोई यहाँ पे हमको एक तरीके से प्रोग्रेस ही देखने को नहीं मिल रहा है, कोई नया डाटा ही नहीं आ पा रहा है जिसका उन सब सब्सटेंसिव डाटा का इस्तेमाल कर यहाँ पे कुछ जजमेंट दिया जा सके। इसलिए ट्राइब्यूनल यहाँ पे क्या फाइनली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होकर इन दोनों स्टेट से यहाँ पे ट्राइब्यूनल के द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे इशू करना पड़ा कि आप खुद से कर लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खुद से कर देंगे। अब इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट के लेकर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बताया हुआ है, तो इंडिया इसके बारे में सबसे पहले बताया हुआ है आर्टिकल 262 में। तो जो आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटर वाटर रिवर अलाउइंग इट्स टू एक्सक्लूड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इन सच मैटर। तो देखो आर्टिकल 262 ये बोलता है हमारे संविधान का कि अगर कोई दो स्टेट्स के बीच में यहाँ पे किसी रिवर को लेकर यहाँ पे विवाद है तो यहाँ पे कोर्ट्स यहाँ पे इस मैटर को ना सॉल्व कर किसको पावर दिया जाएगा, एक अलग से बोर्ड यहाँ पे बना दिया जाएगा, एक ट्राइब्यूनल टाइप का। तो इसी से एक एक्ट यहाँ पे पास किया गया, रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956, जो एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एस्टैब्लिश करे बोर्ड फॉर इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। टू डेट नो रिवर बोर्ड हैज बीन क्रिएटेड। अब देखो 1956 का एक्ट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि बोर्ड यहाँ पे क्या करेगी, इंटर स्टेट रिवर बोर्ड यहाँ पे बनाया जाएगा अलग अलग रिवर के लिए। बट अभी तक एक भी रिवर बोर्ड का यहाँ पे क्रिएशन नहीं किया गया है, सोच लो। और कितने सारे रिवर्स को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट है, सतलज का डिस्प्यूट है यहाँ पे हिमाचल में, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। उसके बाद कावेरी का डिस्प्यूट है हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु में। महानदी का डिस्प्यूट हमने अभी हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये सब क्या है, इतने सारे डिस्प्यूट हैं बट एक भी रिवर बोर्ड का यहाँ पे अभी तक क्रिएशन नहीं हो पाया है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इन केस इफ पार्टिकुलर स्टेट और स्टेट अप्रोच द सेंटर फॉर कंसल्टेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिजॉल्व मैटर बाय कंसल्टेशन अबव एग्री पार्टी। इन केस इट डज नॉट वर्क देन इट मे कंस्टिट्यूट अ ट्राइब्यूनल। यानी अगर मान लो किसी दो स्टेट्स के बीच में किसी रिवर को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट है, तो स्टेट्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पहले क्या ट्राई करेगी कि मैटर को यहाँ पे आपस में बातचीत करवाकर सॉल्व करवा दिया जाए। बट अगर नहीं होता है तो यहाँ पे एक ट्राइब्यूनल का क्रिएशन किया जाएगा। अब यहाँ पे एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट का, जिसमें पावर दिया गया है स्टेट को किसके ऊपर, वाटर सप्लाई के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, कैनाल्स के ऊपर, ड्रेनेज और एम्बार्कमेंट के ऊपर। और उसके अलावा एंट्री 56 है यूनियन लिस्ट का, जो एम्पावर करता है यूनियन को कि वो यहाँ पे क्या कर सके, रेगुलेट करे और डेवलप करे इंटर स्टेट रिवर और साथ ही में रिवर वैली प्रोजेक्ट जो खासकर पब्लिक इंटरेस्ट को के लिए हो। नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन अवार्ड और फॉर्मूला गिवन बाय ट्राइब्यूनल बट इट कैन क्वेश्चन वर्किंग ऑफ ट्राइब्यूनल। अब देख लो यहाँ पे यही जो ट्राइब्यूनल यहाँ पे बैठाया गया महानदी रिवर को डिस्प्यूट के बीच में, तो इस ट्राइब्यूनल का जो भी जजमेंट आएगा, मान लो ये बोलेगा कि 60% ऑफ द वाटर छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, 40% ऑफ द वाटर उड़ीसा को मिलना चाहिए, तो इस जजमेंट को कभी भी सुप्रीम कोर्ट में चेंज नहीं किया जा सकता है। आया समझ? सुप्रीम कोर्ट क्या देख सकता है, क्या ट्राइब्यूनल बस काम सही से किया था, क्या ट्राइब्यूनल जो जजमेंट दिया है किसी बायसनेस से तो नहीं दिया है ना। अवार्ड को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पे है क्या, तो इंटर स्टेट काउंसिल कैसा है, एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जिसका काम क्या है, मीटिंग थ्राइस अ ईयर, साल में 3 बार कम से कम यहाँ पे बैठने का, जिसके कंपोजिशन में चेयरमैन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होंगे ये क्या करेंगे, ये इसके मेंबर्स होंगे। उसके अलावा जितने भी चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज के हैं, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी इसके मेंबर हैं। जिन यूनियन टेरिटरीज के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे क्या होंगे, उनको कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, जो उनको एडमिनिस्टर कर रहा है, यानी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG। आया समझ? और उसके बाद यहाँ पे अगर किसी स्टेट में मान लो प्रेसिडेंट रूल लग रखा है, तो उसको उस टाइम पे कौन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नर यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा इसमें 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा 6 ऐसे भी मिनिस्टर हो सकते हैं जो कि कैबिनेट रैंक के हो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें से। तो ये क्या है, हमारा कंपोजिशन है किसका, इंटर स्टेट काउंसिल का। अब इंटर स्टेट काउंसिल का क्या काम है, जो भी स्टेट्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड आपस में यहाँ पे बातचीत करना, उसको सॉल्व करने का। इंडिया में कुछ वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल देखे तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन किया गया था हमारा रवि व्यास वाटर ट्राइब्यूनल। फॉर्म कब हुआ था, 1986 में। इस रिवर वाटर डिस्प्यूट है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच में। सब याद रखना है कि ट्राइब्यूनल के नाम क्या क्या है, कब फॉर्मेशन हो रखा है और किस किस स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट है। देन यहाँ पे हमारा है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेकेंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट किसके किसके बीच है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका। महानदी वाटर डिस्प्यूट का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में यहाँ पे डायरेक्शन दिया था, किसके किसके बीच है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। देन यहाँ पे महादेई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन 2010 में हुआ था। ये रिवर का यहाँ पे डिस्प्यूट है कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के बीच में। देन है वनसंद्रा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, इसका फॉर्मेशन हुआ है 2010 में। ये रिवर किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। आया समझ? तो ये सब इंडिया में अभी तक के कुछ वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल हैं जो क्रिएट हो रखे हैं, किस किस स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो ये क्या थे हमारे, ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब एक और यहाँ पे हम कर ही ले रहे हैं, नेशनल पंचायती राज 2026। ये हमारा एक और टॉपिक है इस स्लाइड का, ये भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक और 3 टॉपिक इस क्लास में हमारा हो जाएगा। या फिर इस टॉपिक को हम यहीं पे आज ही रोक दे रहे हैं। इस टॉपिक को हम लोग एक और नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे करेंगे, एक और टॉपिक के साथ में। 2 टॉपिक करके आज के इस क्लास में हम इतना ही रोक दे रहे हैं आज की इस क्लास को। आपसे हम लोग मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्लास में। अब देखो 2 टॉपिक अच्छे से कराया हूँ, आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है। जो मैं बता रखा हूँ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। खासकर यहाँ पे जो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स के क्रिएशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में अभी देखो मानसून सीजन आने वाला है। मानसून के बाद यहाँ पे क्या होगा, खत्म होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मानसून सीजन रहेगा, यानी वाटर से रिलेटेड फिर से डिस्प्यूट यहाँ पे अराइज होते दिखेगा, क्योंकि पानी चाहिए यहाँ पे बिना बारिश के मौसम में। और इस बार यहाँ पे
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इशू भी किया गया है कि इंडिया में बारिश कम होने का चांस है। तो इसलिए हमारे लिए सब बहुत ज़्यादा जो भी टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्लास के इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स, हमने अच्छे से पढ़ा। एक हमारा गुजरात बन गया, दूसरा ऐसा स्टेट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे इनैक्ट कर लिया है आफ्टर उत्तराखंड, और एक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, महानदी वाटर डिस्प्यूट इशू। उसके साथ ये हमारा क्या था, आज के पूरे क्लास का पूरा टॉपिक था। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता दो। जो आपको टास्क दे रखा हूँ मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि उसका आंसर क्या होगा। क्या आपका काम था कि 23rd लॉ कमीशन के यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, और वो कब से यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे आज के क्लास थे, और जो भी यहाँ पे टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा से करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप कर लेना। या फिर पर्सनल लॉ आपका हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, या फिर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में आपको जो लॉज जजमेंट यहाँ पे पढ़ने हैं वो सब। तो आज का क्लास हमारा इतना ही था। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। आज के सेशन में इतना ही, आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और जय हिंद।